हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष, जो कि यूपीएचएससी परीक्षा को ध्यान में करते हुए कराई जा रही है। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज का हमारा पहला प्रश्न, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्य अर्थ बताना, लक्ष्यार्थ बताना, व्यंग्यार्थ प्रकट करना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर व्यंजना शक्ति लिखा है, तो ये व्यंजना शक्ति किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए। व्यंजना शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं तो व्यंजना शक्ति का जो तात्पर्य वो शब्द शक्ति से है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और यहाँ बात की गई है, जब हम बात कर रहे हैं फिर से शब्द शक्ति की यदि बात करते हैं तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितनी है ये? 3 है। एक है अभिधा, जिसमें बात को सीधे कहा जाता है। दूसरा है लक्षणा और तीसरी है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो जब हम बात को सीधे जैसे बोल रहे हैं वही उसका अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ प्रकट होता है तो उसे अभिधा कहा जाता है। लेकिन जब लक्ष्यार्थ के माध्यम से बात कही जाती है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और जब बात व्यंग्यार्थ के माध्यम से कही जाती है तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर शब्द शक्ति के तीसरे प्रकार से प्रश्न है कि व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्य अर्थ बताना, ये काम अभिधा का है। लक्ष्यार्थ ये लक्षणा का है। और यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ प्रकट करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? शुक्ल युग की यदि बात करें तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है वही मानी जाती है जो काव्य के अंतर्गत छायावाद की मानी जाती है। तो शुक्ल युग जो है हम विभाजन किस रचना विधा के आधार पर करते हैं? तो याद रखिए, आलोचना और निबंध विधा का जो काल विभाजन है वो हम शुक्ल युग के आधार पर ही करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? किस किस का करते हैं? निबंध और आलोचना का। यदि पूछा जाए उपन्यास विधा का जो युग विभाजन है, काल विभाजन है, किसके आधार पर करते हैं? वो करते हैं हम प्रेमचंद के आधार पर, कहानी का प्रेमचंद के आधार पर। लेकिन नाटक का यदि हमें काल विभाजन देखना हो तो नाटक का हम जयशंकर प्रसाद के नाम के आधार पर करते, प्रसाद युगीन, प्रसादोत्तर युगीन। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं शुक्ल युग की, तो शुक्ल युग का समय क्या है? 1918 से 1936। और यही समय किसका है? यही समय काव्य के अंतर्गत छायावाद का है। ठीक है, तुलसीदास कविता के रचयिता कौन है? यहाँ देखिए, तुलसीदास कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और अन्य रचनाएं लिखी, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहु, ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तुलसीदास कविता किसने लिखी, तो ये कविता याद रखिए 1937 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा? निराला के द्वारा। इसमें तुलसीदास के जीवन और निराला का अपना जीवन प्रकट होता है, उसी के बारे में हमें पता चलता है। तो कब लिखी गई तुलसीदास रचना? 1937 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, इस पर कल पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बात की थी। इसके जो अध्याय है 4, उनमें किस किस का वर्णन है, किसमें किसको रखा गया, किसके कितने उपखंड हैं, उन सब पे बात की थी। टोटल उपखंड कितने हो रहे हैं? कुल उपखंड 36 थे। तो संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसके द्वारा की गई? ये रचना जो है संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी जो रचना वो की गई रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है जो प्रसिद्ध है? पाप पुण्य समस्या को जिसमें उठाया गया चित्रलेखा। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? अब मेरा यहाँ एक और प्रश्न है, चिंतामणि जो भाग 1 है वो इससे पूर्व किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहली बार जब विचार चिंतामणि के अंतर्गत निबंध आए तो चिंतामणि नाम बाद में दिया गया, इसका पूर्व नाम था विचार विधि। क्या नाम था? विचार विधि। और विचार विधि का प्रकाशन कब है? इसका समय है 1930।
उस समय इसमें 13 निबंध थे। कितने निबंध थे? 13 निबंध थे। और जब बात करते हैं चिंतामणि भाग 1 की, तो ये इसका समय कब है? 1939। ठीक है, कब है? 1939। और इसमें कितने निबंध है? इसमें 17 निबंध है। बात आती है भाग 2, चिंतामणि के कितने भाग है? चिंतामणि के भाग है 4। ठीक है, जो चिंतामणि भाग 1 है इसका संकलन तो शुक्ल के द्वारा किया गया। चिंतामणि भाग कितने हैं? 4 हैं। चिंतामणि के कुल भाग हैं 4। प्रथम के अंतर्गत 17 निबंध हैं। दूसरा जो भाग है उसमें 3 निबंध हैं। और जो तीसरा और चौथा है उसमें चौथे में 47 निबंध हैं। चौथे में कितने निबंध हैं? 47 निबंध हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 2 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? देखिए, चिंतामणि भाग 1 है, उसके अंतर्गत जो निबंध है वो मनोविकार संबंधी और सैद्धांतिकी आधारित निबंधों का उसमें संकलन किया गया है। लेकिन जब बात करते हैं चिंतामणि भाग 2 की, तो उसके अंतर्गत 3 ही निबंध लिए गए हैं। कितने लिए गए? 3। और तीनों लंबे निबंध हैं, इसीलिए उसके अंतर्गत 3 है। 3 लंबे निबंध कौन से भाग के अंतर्गत है? तो ये आपको ध्यान रखना है, चिंतामणि भाग 2 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा, शब्द लगा है आत्मकथा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, ये विधा है उपन्यास। तो इसके जो लेखक हैं, ये लिखा गया उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। उन्होंने कब लिखा? 1946 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? 1946 ईस्वी में लिखा। ठीक है, उनके द्वारा और कौन कौन से उपन्यास लिखे गए? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। गोदान के किस पात्र ने कहा, प्रेम एक दिव्य वस्तु है पर वह पुरुष की नहीं आत्मा की वस्तु है? गोदान के जो पात्र हैं कौन कौन है? 2 तरीके से इसकी जो कहानी है वो बटी हुई है। एक कहानी इसकी चलती है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, एक चलती है शहरी आवरण पर। तो यदि बात की जाए जिसके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर चलती है उसका नायक होरी है, और जो शहरी वातावरण पर चलती है, शहरी व्यवस्था पर चलती है, उसके जो नायक है वो कौन है? राय बहादुर अमरपाल सिंह। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? प्रेम एक दैवीय वस्तु है, वह पुरुष की नहीं आत्मा की वस्तु है, ये मालती के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? मालती के द्वारा कहा गया। ठीक है, मालती ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई पात्र है या फिर शहरी पृष्ठभूमि से जुड़ी पात्र है? तो याद रखिएगा, होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, दाता दीन, माता दीन, ये जितने यहाँ पात्र हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। राय साहब, मालती, मेहता, खान, ये सब किससे हैं? ये सब हैं आपका शहरी पृष्ठभूमि से। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। सप्तकों पे मैंने एक क्लास में विस्तार से प्रश्न लिए थे और विस्तार से उसके बारे में बात भी की थी। तो जब बात करते हैं सप्तक की, तो सप्तक कितने हैं? बात आती है सप्तक की, शब्द है सप्तक, और सप्तक के अंतर्गत कितने सप्तक आए? 4 आए। प्रथम को क्या कहा गया? तार सप्तक कहा गया। और यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया तीसरे सप्तक से पूछा गया, पहला कब आया था? 343 में आया था। दूसरा सप्तक 1951 में आया था। तीसरा सप्तक आपका 1959 में आया था। और चौथा सप्तक आपका 1979 में आया था। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से देखा। और चारों का संपादन किसके द्वारा हुआ? अज्ञे के द्वारा हुआ। किसके द्वारा संपादन किया गया? अज्ञे के द्वारा। तो यहाँ हमारा तीसरे सप्तक का जो प्रकाशन काल है क्या हो जाएगा? 1959। ठीक है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पे बहुत अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ नाम दिया गया फिरंगे सतसई। इस नाम से भाषा भी दी गई, क्या है? फिरंगे सतसई की फारसी है। बिहारी की भाषा कैसी कौन सी थी? बिहारी की भाषा ब्रज रही है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ फारसी भाषा में फिरंगे सतसई, बिहारी सतसई पर किसने लिखा? तो ये लिखा है आपका आनंदीलाल शर्मा ने। किसने लिखा? आनंदीलाल शर्मा ने। ठीक है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? अष्टछाप के जो कवि हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके कवियों का किसके द्वारा किया गया था अष्टछाप का संपादन?
1965 ईस्वी में, सॉरी 1565 ईस्वी में विठलनाथ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विठलनाथ के द्वारा किया गया। और इन्होंने इसके अंतर्गत 8 कवियों को रखा था, जिसमें 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे विठलनाथ के। ठीक है, 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ के। कौन कौन से थे अब इनको देख लेते हैं। बात की जाए वल्लभाचार्य के शिष्य, तो पहला नाम जो उम्र में भी सबसे बड़े हैं, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ये किनके हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जब बात करते हैं हम विठलनाथ की, इनके शिष्यों की यदि बात करते हैं तो इनके शिष्य कौन कौन रहे हैं? इनके शिष्य में नाम आता है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, और नंददास। ये 4 शिष्य हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इनके शिष्यों में कीर्तनकार कौन थे? तो याद रखिए जो सबसे बड़े थे वही कीर्तनकार भी हैं। कौन है? कुंभन दास। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा कुंभन दास। ठीक है। जयसीकृत पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? 2 मुख्य नायिकाओं के रूप में पद्मावती और नागमती रही हैं पद्मावत के अंतर्गत। तो यहाँ पूछा है पद्मावत के अंतर्गत पद्मावती किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का या माया का? तो याद रखिए यहाँ पर जो पद्मावती है ये यहाँ प्रतीक है सात्विक बुद्धि का, और जो नागमती है वो सांसारिकता का। ठीक है, सांसारिक माया का, सांसारिकता का प्रतीक है नागमती। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक की लेखिका कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये इसका शीर्षक है। अगर प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधा इतिहास किसने लिखा, तो राम कुमार वर्मा आते, क्योंकि उन्होंने आदिकाल और भक्ति काल तक का ही लिख पाए थे, उससे आगे का नहीं, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के अंतर्गत। लेकिन यहाँ शीर्षक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। कौन हो जाएगा? डॉक्टर सुमन राजे। ठीक है। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत बहुत लोगों के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ बात की जा रही है भ्रमर गीत सार के संपादन की। संपादन का तात्पर्य है कि लेखक वह नहीं है, उन्होंने सिर्फ उसका संपादन किया है, उसे इकट्ठा करके एक जगह उस पुस्तक की जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करते हुए उसे एक जगह सूत्रबद्ध किया है। तो भ्रमर गीत सार किसके द्वारा लिखा गया? ये याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया गया। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? पृथ्वीराज रासो को वही प्रथम मानते हैं, प्रथम महाकाव्य मानते हैं, जिन्होंने इसे प्रामाणिक रचना भी नहीं माना। तात्पर्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो इसको हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहते हैं, लेकिन जब प्रामाणिकता की बात आती है, जैनिक पृथ्वीराज विजय से इसकी प्रामाणिकता को देखा जाता है, ऐतिहासिकता की बात की जाती है, तो उसमें प्रामाणिकता उसकी संदेहास्पद हो जाती है, और संदेहास्पद होने के कारण ही शुक्ल उसको प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते, वो अप्रामाणिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भीष्म पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक किसे माना है? मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति को, नाखूनों के बढ़ने को, अस्त्र शस्त्रों के संचय को, या स्वार्थ परता को? ये यहाँ नहीं है, इसको हटा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? नाखूनों के बढ़ने को इन्होंने पाशवी प्रवृत्ति का, जो मनुष्य की भीष्म पाशवी प्रवृत्ति वो क्या है, उसके जो नाखून है उनका बढ़ना, उसने पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक माना है।
तो शीर्षक ही क्या दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के प्रकरण 4 को क्या शीर्षक से दिया है। जब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल के अंतर्गत आधुनिक काल को बांटा। तो उसके अंतर्गत जो अध्यायों का इन्होंने विभाजन किया वो प्रकरण के आधार पर किया। तो आदिकाल के अंतर्गत जो प्रकरण 4 है, उसके अंतर्गत आने वाली इनकी कौन सा किस शीर्षक से किया, अपभ्रंश काव्य नहीं, वीर गाथा काव्य ये भी नहीं, ये आ जाएगा इनका फुटकल रचनाएं। क्या आ जाएगा, फुटकल रचनाएं। याद रखिए अध्याय 4 के अंतर्गत इनका होगा फुटकल रचनाएं। ठीक है, कौन सा है, शीर्षक 4 है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल ने अपने जो कालखंड है, कालखंडों के अंतर्गत जो अध्यायों का वितरण है वो किस आधार पर किया, प्रकरण के आधार पर किया। ठीक है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा को आनंद का स्रोत किसने कहा, किसकी बात कर रहा है, श्रद्धा सर्ग कौन सा सर्ग है, यदि बात की जाए तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये इनके सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें, 15 सर्ग हैं। तो यहां कौन सा दिखाई दे रहा, तीसरा सर्ग, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निरुक्त, दर्शन, निरुक्त, रहस्य, आनंद, ये इनके क्या है, 15 सर्ग हैं। तो यहाँ जब हम बात करें श्रद्धा सर्ग कौन सा सर्ग है, तीसरा सर्ग है। ये भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि आनंद का स्रोत किसने कहा है, तो याद रखिए कवि ने स्वयं ने कहा है श्रद्धा को आनंद का प्रतीक। ठीक है, किसने कहा है, आनंद का स्रोत किसने कहा, जयशंकर प्रसाद ने स्वयं कहा है, क्योंकि कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कब लिखी गई, 1935 में। कितने सर्ग हैं, 35। निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है। राम की शक्ति पूजा शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि पहले जो इससे पूर्व में था कि मंगलाचरण होना चाहिए जब आप काव्य शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, इन्होंने शुरुआत ही की है रवि के अस्त होने से। रवि हुआ, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो यहाँ निराला की शक्ति पूजा की जो राम की शक्ति पूजा है, इसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण। कहाँ की है, बंगाल की है। बंगाल की जो, क्योंकि निराला बंगाल से थे, लेखन इलाहाबाद में कर रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन उनपे अपना जन्मभूमि का प्रभाव है, तो उन्होंने कृतिवास रामायण को आधार बनाते हुए, अंतर क्या है कि इनके जो राम है वो मानवीय राम है। कैसे राम है, मानवीय राम है। वो हारते भी हैं, वो निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, और फिर शक्ति का संचय भी करते हैं। गोदान का वह पात्र जो प्रगतिशील विचारों का तो है, लेकिन आचरण में दोहराव रखता है। गोदान का वह कौन सा पात्र है जो प्रगतिशील विचारों का है, लेकिन आचरण में दोहरा व्यवहार रखता है। पंडित ओंकारनाथ, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या राय बहादुर अमरपाल सिंह। तो याद रखिए अमरपाल सिंह है, इनका दोहरा व्यवहार क्यों है। एक तरफ ये भी सोचते हैं कि मतलब मुझे बुरा नहीं करना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने जो रुतबा है उसे बनाए रखने के लिए जमींदारी व्यवस्था इनकी चलती है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील विचारों का तो है, लेकिन आचरण में दोहराव राय बहादुर के ही है। ठीक है, आज की प्रश्नावली हमारी वहीं तक, फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली में आगे के प्रश्नों के साथ। और आगे की जो हमारी प्रश्नावली रहेगी वो यूपी जीडीसी को आधार बनाकर, जीआईसी, यूपी पीजीटी और टीजीटी को आधार बनाकर रहेगी, क्योंकि यूपीएचएससी का परीक्षा 18 तारीख को हो रही है। सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।